हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक और होम साइंस का पेपर दिया हुआ है जो क्लास एम ए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे कि इसमें कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर करें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये पेपर काफ़ी इजी है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है और जितने भी बच्चे होम साइंस सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उन्हें भी एक अंदाज़ा लग जाएगा इस पेपर के माध्यम से कि इस ब्रांच से इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है, आय की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि आय क्या होती है। तो सबसे पहला है, रहन सहन के स्तर को निर्धारित करती है। बिल्कुल करती है। अगर हमारी आय कम होगी तो हमारा रहन सहन निम्न होगा। अगर हमारी आय अच्छी होगी यानी कि हमारी इनकम अच्छी होगी तो हमारे रहन सहन का स्तर उच्च होगा यानी कि ऊंचा होगा। तो इनकम हमारे रहन सहन को निर्धारित करती है। दूसरी बात ये है कि ये जीवन स्तर ऊंचा करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारी इनकम सही है तो हमारे जीवन का स्तर ऊंचा होता है। तीसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, पारिवारिक आय राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। तो ये तीसरी बात भी यहाँ पर सही दी गई है। तो इनकम के बारे में जो तीनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो तीनों ही सही हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिवारिक आय। तो पारिवारिक आय किस तरीके से, पारिवारिक आय यानी कि फैमिली इनकम किस तरीके से होती है। तो पहला है यहाँ पर पैसे की आय, दूसरा है वास्तविक आय, तीसरा है मानसिक आय। तो ये तीनों ही तरीके क्या होते हैं, फैमिली इनकम के सोर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अभौतिक आय। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। मतलब पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को जो आय उपलब्ध होती है जिसमें वस्तुएं और सेवाएं सम्मिलित हैं, तो ऐसी आय को हम क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे हम अप्रत्यक्ष आय। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय मापी थी। तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय किसने मापी थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आय का वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बी है। यह विभिन्न आय कारकों का योग है। विभिन्न आय कारक कौन से होते हैं, जैसे किराया हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया। तो इन विभिन्न आय कारकों का योग होता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल होते हैं वो है किराया, ब्याज, लाभ। तो ये तीनों जो शब्द हैं वो चारों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थ टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत बात है, राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि इतनी आय हमने सोची है तो इतनी ही इनकम हमारी होगी। दूसरा आंसर इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय अनुमान से अधिक है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय आय अनुमान से कम भी तो हो सकती है, तो इसीलिए ये आंसर भी सही नहीं माना जाएगा। तीसरी बात यहाँ पर दी हुई है, राष्ट्रीय आय कम आंकी गई है। तो ये बात भी सही नहीं है, क्या पता राष्ट्रीय आय ज़्यादा आंकी गई हो। तो ये तीनों ही बातें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही नहीं बैठ रही हैं, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगर यहाँ पर दिया हुआ होता कि राष्ट्रीय आय अनुमान से अधिक भी हो सकती है और अनुमान से कम भी हो सकती है, तो उस आंसर को हम सही मान लेते, लेकिन इस तरीके का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सही विकल्प का चयन करें जिसका उपयोग राष्ट्रीय आय मापने के लिए किया जाता है, यानी कि विधियाँ पूछी गई हैं। तो पहला है इसमें आय विधि, दूसरा है उत्पाद विधि, तीसरा है व्यय विधि, और ये तीनों ही विधियाँ राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक आय किस आय के अंतर्गत आती है? तो मासिक आय प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय प्रबंधन विधि। आय प्रबंधन विधि क्या होती है? तो पहला है बजट और आर्थिक योजना विधि, दूसरा है इसमें समान वेतन विधि, और तीसरा है इसमें बराबर बराबर वेतन विधि। तो ये तीनों तरीके की विधियां आय प्रबंधन विधि के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवार दो संबंधित युवा व्यक्तियों से आरंभ होता है, अपनी विस्तृत अवस्था में ये वृद्धि करता है और अंत में दो वृद्ध व्यक्तियों के रूप में पुनः आ सकता है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, ग्रास एवं क्रेंडल के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र प्रारंभ होता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ कब से होता है? विवाह के पश्चात। जब एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है, यानी कि विवाह हो जाता है, उसके बाद उनका पारिवारिक जीवन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पारिवारिक जीवन की शुरुआत कब से होती है? विवाह के पश्चात होती है, यानी कि विवाह के बाद होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था कितने लोगों से शुरू होती है? तो पारिवारिक जीवन की जो सबसे पहली अवस्था शुरू होती है वो दो व्यक्तियों से मिलकर के शुरू होती है। एक लड़का और एक लड़की की जब शादी होती है तो तभी से पारिवारिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, दो लोगों से प्रारंभिक अवस्था की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, विस्तार की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार दो व्यक्तियों से बनता है, अपने विस्तृत अवस्था में यह वृद्धि करता है और अंत में फिर वह दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है। यह किसने कहा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, ग्रास और क्रेंडल के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को शक्ति ह्रास की अवस्था कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, सेवानिवृत्त अवस्था को क्या कहा जाता है? शक्ति और ह्रास की अवस्था कहा जाता है, शक्ति ह्रास की अवस्था कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के खर्चों का प्रबंध करने के लिए उचित तरीका क्या है? घर के खर्चों का मैनेजमेंट बिठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला है इसमें एक यथार्थवादी मासिक बजट बना लें। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, हमें मासिक बजट बना लेना चाहिए कि कितना कितना कहाँ पर कौन सा खर्चा किस तरीके का खर्चा होना है। दूसरी बात है अपनी बचत को बढ़ाएं, बिल्कुल सही बात है, अपनी बचत को बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात है एक निवेश नीति शुरू करें, बिल्कुल सही बात है कि हमें रूल टू रूल इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो तीनों ही बातें यहाँ पर घर के खर्चों के प्रबंध के लिए सही कही गई हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की पारिवारिक आय पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी, ब्याज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति माह भोजन पर जो व्यय किया जाता है उसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, निश्चित व्यय। प्रति महीने हमें भोजन पर खर्चा करना ही करना है, ये हमारा क्या होता है? निश्चित व्यय होता है, यानी कि निश्चित खर्चा होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, इसमें हमें कोई भी कटौती नहीं करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, आय और व्यय। जब हम खर्चे की बात करते हैं तो खर्चे की जानकारी, खर्चे की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होती है कि हमारी इनकम क्या है और हमारा खर्चा कहाँ पर हो रहा है। तो आय और व्यय से हमें व्यय यानी कि खर्चे के बारे में जानकारी प्रदान होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय घरों में बजट की अवधि होती है। ज़्यादातर घरों में बजट कितने दिनों का बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बनाने में प्रमुख मद नहीं है, यानी कि जब हम बजट बनाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं?
तो पहले हम आहार यानी कि भोजन का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम वस्त्रों का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम शिक्षा को भी देखते हैं, लेकिन सैर सपाटे का ध्यान हम बजट बनाते समय नहीं रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय घटता है। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आय वर्ग के बजट में आय का सबसे अधिक प्रतिशत खर्च होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, भोजन पर। निम्न आय वर्ग के बजट में आय का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पर खर्च होता है? भोजन पर खर्च होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बचत का साधन नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है डाकघर, डाकघर बचत का साधन होता है। दूसरा दे रखा है बैंक, तो बैंक भी बचत का साधन है। तीसरा दे रखा है शेयर, तो शेयर बचत का साधन नहीं होता है। जब हम शेयर खरीदते हैं या शेयर में पैसा लगाते हैं तो शेयर से हमें लाभ भी हो सकता है और हमें हानि भी हो सकती है। तो कंफर्म हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि बचत का साधन शेयर होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संदूक बचत का साधन हो सकता है। जब हम संदूक में पैसे रख देते हैं तो जब हम उन्हें खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो वो पैसे क्या हो जाएंगे? हमारे बच जाएंगे, उससे हमारी बचत हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल रूप में आय से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के पश्चात जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, बचत। जब हम अपनी इनकम में इनकम से आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, यानी कि उससे खर्चा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास अतिरिक्त धन बचता है उसको हम क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बचत की आय पद्धति जो अंत में निवेश बनती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी, जीवन बीमा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, डाकघर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, चालू खाता। चालू खाते में बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन की जड़ी है। तो क्या है? तो पहला है इसमें उद्देश्य की स्पष्टता, दूसरा है इसमें प्राथमिकता, तीसरा है इसमें तनाव में कमी। तो ये तीनों ही बातें लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन में देखी जा सकती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा साधन जो प्रत्येक परिवार के पास समान होता है, चाहे वह परिवार धनी वर्ग का हो अथवा मध्यम या निम्न वर्ग का हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी लोगों के पास एक जैसी है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा समय। समय सभी के पास एक जैसा है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, कम। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग कम होती है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी करने वाली गृहिणी के लिए कौन सा समय अत्यधिक कार्य का होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, सुबह का समय क्या होता है? नौकरी करने वाली गृहिणी के लिए अत्यधिक कामों का होता है, क्योंकि उसमें बच्चे को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी आवश्यकताओं को हमें देखना है कि खाना क्या पकाना है, कपड़े कितने धोने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नौकरी करने वाली महिला के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह के टाइम। तो नौकरी करने वाली गृहिणी के लिए कौन सा समय अत्यधिक कार्य का होता है? सुबह का होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहिणी का सबसे अधिक समय जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगता है, वो सबसे ज़्यादा समय अपना कहाँ पर देती है गृहिणी? तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बी, भोजन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो पहला है इसमें योजना बनाना, दूसरा है इसमें प्राथमिकता देना, तीसरा है इसमें प्रदर्शन करना। तो जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो इन तीनों ही बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो पहला है इसमें लक्ष्य, दूसरा है इसमें समय सारणी बनाना, तीसरा है इसमें खाली समय का सदुपयोग करना। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तब भी हम इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और कहाँ कहाँ पर हमें कितना समय देना है। तो समय सारणी भी हम बनाते हैं और खाली समय में हम अगर और कोई काम हो तो उसका वो काम भी करके हम खाली समय का सदुपयोग कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही बातें टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या समय योजना हेतु एक यंत्र नहीं है? तो पहला है इसमें समय मानक, दूसरा है इसमें कार्यक्रम, तीसरा है इसमें समय मूल्य और चौथा है इसमें पीक लोड। जब हम समय योजना को बनाते हैं तो हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये सभी समय योजना के यंत्र हैं। जब नहीं पूछा गया है तो एलिमिनेट करने के लिए इसमें कोई आंसर है नहीं, तो इसलिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्था प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन से हैं? तो पहला है इसमें लक्ष्य निर्धारित करना। सही बात है, जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं यानी कि समय की व्यवस्था करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लक्ष्य हैं, हम कौन से कामों को कितनी जल्दी करना है। दूसरा है इसमें बुद्धिमानी से प्राथमिकता देते हैं। ये भी सही बात है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लिए कौन से काम इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले उनको करना है। तीसरा है इसमें अपने आय को व्यवस्थित करते हैं। ये भी सही बात है, हम अपनी इनकम के अनुसार खर्चों को करते हैं। तो ये तीनों ही बातें समय व्यवस्था के हिसाब से सही हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन का महत्व क्या है? टाइम मैनेजमेंट का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? तो क्यों इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट? तो पहला है इसमें समय सीमा परिभाषित करें, दूसरा है इसमें संसाधनों को व्यवस्थित करें, तीसरा है इसमें कार्यों को सौंपें। तो ये तीनों ही बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन करके निम्न में से किसकी बचत की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला दिया हुआ है समय। जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू पता पड़ेगी, यानी कि समय की बचत होगी। दूसरा है इसमें व्यक्ति, लेकिन यहाँ अगर आप इंग्लिश में जा कर के देखें तो यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है। जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे पास समय की भी बचत होगी, यानी कि और एनर्जी की भी बचत होगी, यानी कि ऊर्जा की भी बचत होगी, और हमारे पास धन की भी बचत होगी। तो इसलिए तीनों ही बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जब हम समय व्यवस्थापन करेंगे तो इन तीनों ही चीज़ों का लाभ हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन करते समय निम्नलिखित में से किसे संतुलन की आवश्यकता होती है? यानी कि जब हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, समय का व्यवस्थापन करेंगे, तो हमें किसमें संतुलन बिठाने की आवश्यकता होती है? तो पहला है कार्यों में भी हमें संतुलन बिठाना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें आराम मिला है या नहीं मिला है। तीसरी बात हमें ये भी देखनी चाहिए कि हमें नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन तीनों ही बातों का हमें ध्यान देना है, इन तीनों ही चीज़ों का संतुलन लेकर के हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं में से समय की मांग अलग अलग होती है, क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या समय व्यवस्थापन की योजना बनाने का चरण नहीं है? तो पहला है इसमें कार्य की जांच करना, दूसरा है इसमें बल देना, तीसरा है इसमें प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों ही बातें हमें समय व्यवस्थापन की योजना में देखने को नहीं मिलती हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सहज बनाने में क्या सहायक होता है? तो पहला है समय का मूल्य, दूसरा है इसमें समय मानक, तीसरा है समय का संतुलन। तो जब हम समय व्यवस्थापन करते हैं तो इन तीनों ही बातों का ध्यान हम रखते हैं, यानी कि हमें टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें समय का टाइम स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, और हमें समय का संतुलन लेकर के चलना चाहिए कि इतने समय में हमें कामों को करना है, इतने समय में हमें आराम करना है, और इतने समय हमें मनोरंजन करना है। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान
रखते हुए हमें समय व्यवस्थापन करना है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन करने के लिए हमें निम्न में से सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो पहला है यहाँ पर किए गए कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। ये तो हम सबसे एंड पे जा करके करते हैं, जब हम अपने कामों को कर लेते हैं तब हम देखते हैं कि हमें कितनी सफलता प्राप्त हुई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है योजना के अनुसार नियंत्रण करना चाहिए। ये भी हम बाद में करते हैं, यानी कि मूल्यांकन से पहले ये इस चीज़ को हम देखते हैं। तीसरी बात है कार्यों की सूची बनानी चाहिए। तो ये भी हम पहले नहीं देखते हैं कि हमें सूची बनानी है सबसे पहले। ऑप्शन डी दिया हुआ है महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब हम समय व्यवस्थापन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से काम इम्पोर्टेंट हैं जिनको हमें सबसे पहले करना चाहिए, तब जा कर के हम कार्यों की सूची बनाते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन के क्या लाभ हैं। तो पहला है इसमें अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही बात है। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे समय पर सारे काम पूरे हो जाते हैं और हमें अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात है समय का सही सदुपयोग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा समय सही सदुपयोग हो जाता है। तीसरी बात यहाँ पर की गई है श्रम एवं शक्ति की बचत में सहायक है। बिल्कुल सही बात है, हमारी शक्ति और हमारी ऊर्जा की बचत भी यहाँ पर हो जाती है जब हम समय व्यवस्थापन करके चलते हैं। तो तीनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन कैसे लागू किया जाता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे बिठाएं। तो पहला है इसमें अपने कार्य को प्रबंध करने में सहायता के लिए उत्पादकता टूल और एप्स का उपयोग करें। दूसरी बात है अपना दिन निर्धारित करें। तीसरी बात है अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर्स को सेट करें। तो ये तीनों ही बातें समय प्रबंधन के बारे में सही दी गई हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, समय प्रबंधन की क्या बाधाएं हैं। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो रास्ते में हमारे क्या क्या बाधाएं आती हैं टाइम मैनेजमेंट करते समय। तो पहला है योजना पर बहुत सारे कार्य। दूसरा है इसमें बहुत अधिक विभेदन। तीसरा है इसमें असफलता का डर। तो ये तीनों ही बाधाएं हमें समय व्यवस्थापन के समय देखने को मिलती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू स्टूडेंट।